सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रकार है जिसमें नए व्यक्ति को जन्म देने के लिए गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अब यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स शब्द हमारे सवाल का जवाब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम कहें कि जायगोट गैमीट्स की फ्यूजन से बनता है तो इसका मतलब है कि नए जन्मे व्यक्ति में कैरेक्टर्स का मिश्रण होगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें पहले गैमीट्स को समझने की जरूरत होगी। गैमीट सेक्स सेल्स होते हैं और पुरुषों और महिलाओं दोनों में अलग अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं? जी हां, ये शब्द हम देख चुके हैं। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं जबकि फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। उनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक नजर डालने की जरूरत है। इससे हमें यह पता चलेगा कि गैमीट्स कैसे बनते हैं और यह हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। शुरू करने के लिए हम उस जगह को देखते हैं जहां पर स्पर्म्स बनते हैं। इन ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स जो दोनों तरफ हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इस एक स्ट्रक्चर को टेस्टिस कहते हैं और दोनों के पैर को टेस्टीज कहते हैं, या केवल एक पेयर ऑफ टेस्टिकल्स। अब ये सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है और इनकी रक्षा करने की जरूरत है, तो इसलिए इन पर स्किन का एक कवर होता है जो बैग की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है। और क्या हमारे पास इसका कोई नाम है? जी हां, बैग जैसे स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। इसलिए स्क्रोटम एक पाउच है जिसमें टेस्टिस होते हैं। अब बने हुए स्पर्म्स को फीमेल शरीर तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करना होगा, तो कौन ये निश्चित करेगा कि स्पर्म्स टेस्टिस के बाहर जाएं? ये जिम्मेदारी इन कॉइल्स द्वारा ली जाती है जिन्हें हम यहां देख सकते हैं। इसे एपिडिडिमस कहते हैं और इस जोड़ी को एपिडिडिमाइड्स कहते हैं। फिर मास स्पर्म्स को इस सिंगल कनेक्टिंग लंबी कॉइल तक ले जाता है। इसे वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस इसे और आगे कहां ले जाएगा? सीधे शरीर के बाहर? जी नहीं, वो इसे इजैकुलेटरी डक्ट्स नामक एक चीज तक ले जाएंगे। लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट कहां जाता है? ये एक ऐसे डेस्टिनेशन की ओर जाता है जहां पर स्पर्म्स एक पौष्टिक फ्लूइड के साथ मिल जाते हैं। एक सेकंड रुकिए, हम किस तरह के फ्लूइड की बात कर रहे हैं और यहां इसकी जरूरत क्यों है? बेसिकली स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है। इसके अलावा उन्हें अपने रास्ते में आने वाले एसिडिक कंडीशन से बचने की भी जरूरत होती है। इसलिए अलग अलग ग्लैंड कुछ जरूरी सीक्रीशंस को सीक्रेट करके ये काम करते हैं। पहला वाला है सेमिनेफरस ट्यूब्यूल्स। ये एक फ्लूइड को सीक्रेट करता है जो स्पर्म्स को पोषण देने में मदद करता है। क्या आप इस बल्ब जैसी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो प्रोस्टेट फ्लूइड को सीक्रेट करने में मदद करता है। अब स्पर्म्स फ्लूइड में तैरते हुए यूरेथ्रा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें शरीर के बाहर रिलीज किया जा सकता है। जरा रुकिए, सभी सिक्रीशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये मटर के शेप में पाए जाने वाले ग्लैंड एक और जरूरी सिक्रीशन करते हैं। इसे कूपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। अब इस सिक्रीशन के साथ सीमन कंप्लीट है। सीमन बस स्पर्म्स को ले जाने वाला फ्लूइड है। इसे यूरेथ्रा द्वारा ले जाया जाता है जो पीनिस में होता है। अब ये स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचेंगे और सभी स्पर्म्स में से केवल एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इस सिंगल स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है या फिर एक मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर है? ये एक सिंगल सेल है। हालांकि ये सिंगल सेल का स्ट्रक्चर नहीं लगता है, लेकिन स्पर्म निश्चित रूप से यूनिसेल्यूलर है। इसके हेड रीजन में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इस मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है जो तैरने के लिए एनर्जी देता है। लेकिन फिर फिजिकल रूप से तैरने में कौन मदद करेगा? ये इस टेल रीजन का काम है। टेल तैरने की एक्टिविटी में मदद करती है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक्स को समझ चुके हैं। मुझे इस प्रोसेस को जल्दी से वापस दोहराने दें। स्पर्म्स टेस्टिस द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एपिडिडिमिस नामक कॉइल का मास स्पर्म्स को वास डिफरेंस में ले जाता है जो एक लंबा कॉइल होता है। वहां से ये इजैकुलेटरी डक्ट तक जाता है जहां ये पौष्टिक फ्लूइड्स के साथ मिल जाता है। वहां से ये यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है और कूपर ग्लैंड से सिक्रीशन के बाद सीमन पूरी तरह से बन जाता है। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं। ओवम प्रोडक्शन की जगह फर्टिलाइजेशन और यूट्रस, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा हैं। हम यहां भी उस जगह से सीखना शुरू करेंगे जहां पर एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ओवम। तो शुरुआत इन ओवल स्ट्रक्चर्स से होती है
जिन्हें ओवरीज कहते हैं। दोनों तरफ एक एक ओवरी। क्या आपने गौर किया, ये ओवरीज इन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उनसे जुड़े नहीं हैं। अगर हम ध्यान से इसे देखें तो हम पाते हैं कि उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से जो दोनों को जोड़ते हैं, ये उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से ओवम को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं जब वो ओवरीज से रिलीज होते हैं। लेकिन क्या उनका कोई साइंटिफिक नाम है? जी हां, उन उंगली की तरह दिखने वाले हिस्सों को फिम्ब्रियाई कहते हैं। फिम्ब्रियाई रिलीज हुए ओवम को पकड़ने में मदद करते हैं और इसे आगे मौजूद ट्यूब्स तक तेजी से पहुंचाते हैं। लेकिन ओवम को आगे पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यह खुद पर नहीं जा सकता? नहीं, ये नहीं कर सकता। मोटाइल स्पर्म के विपरीत ओवम नॉन मोटाइल होता है। यह तब तक मूव नहीं हो सकता जब तक किसी दूसरे सेल द्वारा इन्हें धक्का ना दिया जाए। अब ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जिनकी हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, उनका भी साइंटिफिक नाम है। उन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। और आपको क्या लगता है उनका महत्व क्या होगा? चलिए गैस करते हैं। क्या वो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ता है? जी हां, यह निश्चित ही एक जरूरी काम है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन के स्थान होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स ही हैं जहां पर स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज कर पाते हैं और यहां से जाइगोट डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो बनता है। अब यह एम्ब्रियो आगे कहां जाएगा? लाजमी है यूट्रस में। हम जानते हैं कि यूट्रस, जिसे आमतौर पर वूम्ब कहा जाता है, बच्चों के विकास की जगह होती है। और जब बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो मां के शरीर से वजाइना के जरिए बाहर निकलता है। क्या हम जानते हैं कि वजाइना क्या है? ये मूल रूप से बाहर की ओर खुलने वाला एक छोटा सा रास्ता है। ये वो जगह है जहां स्पर्म्स फीमेल शरीर में एंटर होते हैं। दूसरी ओर बच्चे के जन्म के वक्त बच्चे को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आपने दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझ लिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरे की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? जरा सोचिए। जी हां, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस सिस्टम को फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस के साथ साथ बच्चे के बढ़ने और विकास के लिए डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एक इंसान जितने भी तरह के दर्द से गुजरता है, उनमें से चाइल्ड बर्थ को आमतौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। जी हां, एक महिला जिस दर्द से गुजरती है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम सभी ने इस दुनिया में पैदा होते वक्त अपनी मां को यह दर्द दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये जिंदगी कैसे मिली है? उन स्टेप्स को देखते हैं जिन्होंने आपको सिंगल सेल से इस स्ट्रक्चर में विकसित किया है। चलिए सबसे जरूरी प्रोसेस को देखें जिसने हमें जीवन प्राप्त करने में मदद की है। जी हां, हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम इसे आसान शब्दों में कैसे डिफाइन करते हैं? फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर एक जाइगोट में बदलता है। यह प्रोसेस कैसे शुरू होगा? जब बहुत सारे स्पर्म्स में से एक स्पर्म एग सेल में पेनिट्रेट करता है तो एग कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स ये निश्चित करते हैं कि अब और कोई स्पर्म इस एग में पेनिट्रेट ना करें। इसकी शुरुआत होती है जब स्पर्म में से मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, जो इस मोटे एग सेल में पहले से मौजूद है। फ्यूजन एक कैस्केड रिएक्शन को शुरू करता है जो आगे जाकर कई सेल को डिवाइड करता है। ये सेल्स लगातार डिवाइड होते हुए एक एम्ब्रियो का रूप लेते हैं जो आगे एक ऑर्गेनिज्म में विकसित होता है। क्या ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सभी ऑर्गेनिजम्स में एक समान होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें दो फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। पहला फैक्ट है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस गैमीट्स का फ्यूजन होता है। दूसरा फैक्ट कि जिस जगह पर गैमीट्स का फ्यूजन हो सकता है वो विभिन्न ऑर्गेनिजम्स में अलग हो सकता है। तो क्या अब हम इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं? जी हां, सबसे आसान जवाब यह है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लगभग एक समान होगा क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स शामिल है। हालांकि जानवरों में फर्टिलाइजेशन का स्थान अलग हो सकता है। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस केस में मेल बॉडी से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रवेश करता है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है जहां पर एग सेल मौजूद होता है। दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को उसके शरीर के अंदर पूरा करता है। जीवन की यात्रा एक सेल से शुरू होती है। यह सेल
कई बार डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स का एक मास बनाता है। इस वीडियो में हम इस खूबसूरत प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें एक सिंगल सेल से इंसान बनने में मदद करता है। जी हाँ, हम देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के इस प्रोसेस का साइंटिफिक नेम क्या है? इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जी हाँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। हालांकि यूट्रस तक पहुंचने से पहले एम्ब्रियो डिवीजन की एक सीरीज से गुजरता है जो इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। चलिए हम फैलोपियन ट्यूब्स में से एक को देखते हैं जहां एग सेल फर्टिलाइज हुआ है। ये फर्टिलाइज्ड एग सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा, इसके बाद 4 में और फिर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगा। इस वजह से गेंद जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस गेंद जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कई सेल्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेल्स के इस गेंद जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? जब इसमें सेल की संख्या 16 हो जाती है तो उसे मॉड्यूला कहा जाता है। यह सेल डिवाइड होकर ब्लास्ट्यूला नामक एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्या इसमें सेल्स की संख्या दुगनी हो जाएगी? ब्लास्ट्यूला एक स्टेज है जहां सेल्स खुद को अरेंज करके एक हॉलो मास स्ट्रक्चर बनाते हैं। वास्तव में सेल्स अपने आप को एंड्स पर अलाइन करते हैं और अंदर एक कैविटी छोड़ देते हैं जो फ्लूइड से भर जाती है। डेवलपमेंट का अगला स्टेज ब्लास्टोसिस्ट होगा। यह वो स्टेज है जहां पर एम्ब्रियो में सेल्स होंगे जो डिफरेंशिएट हो गए हैं और आगे भी डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएशन का यह प्रोसेस क्या है? चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सभी अपने जीवन की शुरुआत एक ही सेल से करते हैं तो हमारे शरीर में ये सभी विभिन्न प्रकार के सेल्स कहां से आते हैं? जी हां, मुझे पता है कि ये उस सिंगल सेल से है जो शुरुआत में मौजूद था, लेकिन ये कैसे संभव है? इसका जवाब डिफरेंशिएशन प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल अपने आसपास के अन्य सेल से डिफरेंशिएट होता है। इसकी वजह से सक्सेसिव डिवीजन के बाद हमें इन डिफरेंशिएटेड सेल से एक पूरी नई वैरायटी मिलती है। चलिए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर वापस आते हैं। यह अब डिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास है। जैसे जैसे यह बढ़ता है एम्ब्रियो का शरीर डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन इसके सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करेगा? मां के शरीर से। लेकिन यह कैसे संभव है कि ब्लास्टोसिस्ट अभी भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मूव हो रहा हो? यह अभी उस पॉइंट से जुड़ा नहीं है जहां से यह न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्लास्टोसिस्ट को उस विशेष स्थान से जुड़ना होगा। यह इंप्लांटेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। और यह क्या है? जी हां, यह वो स्टेज है जहां ब्लास्टोसिस्ट एक फिक्स्ड पोजीशन में मां के शरीर के अंदर खुद को अटैच करता है। और यह कहां होगा? बेशक यूटरस में। यह वो जगह है जहां बच्चा बढ़ता है। एम्ब्रियो खुद को यूट्रस में अटैच करता है। इसके कुछ मुख्य कारणों में से हैं जैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करना, वेस्ट को दूर करना और गैसेस का आदान प्रदान करना। इस बैरियर की मदद से बच्चे को मां से न्यूट्रिशन मिलता है। यह बैरियर एक ऑर्गन होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो क्या यह प्लेसेंटा बच्चे को उसकी मां से जोड़ता है? जी हां। अब यह एम्ब्रियो एक बच्चे में बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो स्टेज जहां शिशु के शरीर में ऑर्गन्स डिवाइड होते हैं ताकि उन्हें पहचाना जा सके, इसे फीटल स्टेज कहा जाता है। एम्ब्रियो को अब एक फीटस कहा जा सकता है। आवश्यक समय लेकर एम्ब्रियो यूट्रस में बढ़ता है और पूरा बढ़ने के बाद बच्चा इस खूबसूरत दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इस तरह से ज्यादातर जानवरों में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। उनके केस में देखा है, मां के शरीर के अंदर एम्ब्रियो बढ़ता है। इसके परिणाम से मां सीधे शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार को विविपैरिटी कहा जाता है। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा? जी हां, उन्हें विविपैरस ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा।